कभी कभी हम सोचते हैं दुनिया में सब कुछ नॉर्मल है। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी के सपने देखते हैं, नए दोस्तों के साथ नई यादें बनाते हैं। लेकिन सोचो, क्या होगा जब किसी के अंदर भरा हुआ गुस्सा, तन्हाई और नफ़रत एक दिन ऐसी फट पड़ती है कि पूरा शहर हिल जाता है। और हाँ, कहानी थोड़ी डिस्टर्बिंग ज़रूर है, लेकिन सच जानना भी उतना ही ज़रूरी है। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ एक लड़का एलियट रॉजर दुनिया के सामने अपनी सबसे अंधेरी कहानी लिख के गया था। तो चलिए इस कहानी के अंधेरों में उतरते हैं। हाय, आई नो बहुत दिन हो गए। अगेन मैं ये सब वीडियो में बोलती हूँ कि बहुत दिन हो गए। अगेन यहाँ भी यार, मुझे इतना डिफिकल्ट हो रहा है स्केड्यूल सेट करना पड़ता है। आई प्रॉमिस अब से हर हफ्ते वीडियो आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक वाली चीज़ें नहीं बोलते। हाँ पता नहीं। तो जैसे मैंने इंट्रो में बोला, एलियट रॉजर्स। सो वी विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन अबाउट एलियट रॉजर्स का बचपन। एलियट रॉजर्स एक्चुअली पैदा हुआ था इंग्लैंड में इन 1991, 24th of May। इंग्लैंड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस, एंड ही वाज रिच एज वेल। तो उसके पिता जो थे वो पीटर रॉजर थे, और वो एक फिल्म डायरेक्टर थे। तो उनका मतलब पहुंच बहुत अच्छा था, बहुत लोगों के, अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता था। और जब एलियट पैदा हुआ तो उन्होंने सोचा कि हमें यूएस चलना चाहिए। और फिर वो इंग्लैंड से वो यूएस शिफ्ट हुए। यूएस में कहाँ पे? सनी कैलिफोर्निया। बीचेस बीचेस बीचेस, इट्स सो ब्यूटिफुल। वहाँ पे एलियट रॉजर्स और उसकी फैमिली शिफ्ट हुई, एंड दे हैड अ ह्यूज हाउस। इतना बड़ा घर था कि शायद मतलब पता नहीं 7-8 लोग उसको साफ करने को ही लग रहे होंगे। तो इट वॉज अ ह्यूज हाउस। एंड एलियट जब बचपन में बहुत शांत स्वभाव का लड़का बताया जाता है कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बहुत शाय सा था। और एवरेजली उसकी जितनी, मतलब अगर 6 साल का बच्चा है तो एवरेज हाइट जितनी 6 साल की बच्चे की होनी चाहिए उतनी उसकी नहीं थी। सो माई पॉइंट बीइंग, वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट था। बट शायद उससे उसको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी फ़र्क पड़ा। उसको पर्सनल नैनी थी, सब कुछ था। ही वॉज वेरी 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 प्रिविलेज्ड। अगेन मैं ये बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वो बहुत प्रिविलेज था, उसके पीछे रीज़न है। उस बंदे को लगता था वो बहुत गरीब खानदान से बिलोंग करता है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो अमीर फैमिली से होता तो उसकी लाइफ अच्छी होती, ऐसा उसका मानना था। तो एलियट रॉजर्स ने इतना बुरा किया क्या कि हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। अगेन ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत भद्दे किस्म का आदमी था, उसकी सोच बहुत घटिया थी। मैं बिल्कुल भी कंडोन नहीं करती ऐसे बिहेवियर को, बिकॉज कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं उसके पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, तो वो ऐसे परसीव नहीं होना चाहिए कि आई कंडोन दोज थिंग्स। आई डू नॉट। आई अटरली हेट दीज काइंड ऑफ मैन, एलियट रॉजर्स जैसे मर्द। और अनफॉर्चुनेटली बहुत मर्द है ऐसे। आगे आगे जब हम बात करेंगे इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो एलियट जब 9 साल का था, शायद, मुझे याद नहीं, 6 साल का 9 साल का कुछ था, तो उसकी दोस्त थी एक, मैडी। और उसने उसके डायरी में ये लिखा था, विच इज़ वेरी, मतलब बहुत अजीब सा लगता है वो बाद में सुनने के लिए, कि वो पहली और आखिरी औरत थी, अगेन नॉट लड़की बच्ची और समथिंग लाइक दैट, औरत थी जिसके साथ मैंने इतना खेला
और उसको नग्न देखा, क्योंकि शायद से वो छोटे थे तो साथ में नहाते होंगे पार्टी करके, वो पूल पार्टी और समथिंग लाइक दैट। वैसे he was very deranged and weird kind of a guy, तो ये उसने लिखा था अपने डायरी में about a 9-year-old child, and he was himself a 9-year-old child जब वो इस बारे में सोच रहा था, ऐसे बारे में सोच रहा था। तो एलियट रॉजर्स ऐसे किस्म का या ऐसे टाइप का बंदा है जिसे लगता था कि सारी दुनिया की लड़कियां उससे हेट करती हैं, किसी को वो पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी लड़के हैं जो हॉट है बहुत ज्यादा, बहुत कमाते हैं, बहुत अमीर है, उनके पास ही लड़कियां जाती है। मेरे जैसे लड़के को कौन पूछेगा? अगेन लेट मी रिमाइंड यू, वो बहुत प्रिविलेज्ड था, ठीक है, दिमाग कम होगा शायद, पता नहीं, पर ही वॉज प्रिविलेज्ड एंड ही, मतलब वो बार बार ये चीजें बोलता था कि लड़कियों को मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। और ऐसे भी नहीं था कि लड़कियां उसे बहुत रिजेक्ट करती थी, वो खुद से जाके किसी से भी बात नहीं करता था, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वो एक कोने में बैठा रहता था। और इंट्रोवर्टेड होना, शाय होना एक अलग चीज होती है, अब क्योंकि आपको खुद को किसी से बात करने का मन नहीं करता, वो अलग चीज है, दैट इज ओके। पर आप खुद से किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप खुद से किसी से जाके बात नहीं कर रहे हो, और फिर आके खुद को ही बोल रहे हो कि ये लोगों को ही मेरी पड़ी नहीं है, इनको ही मेरे से बात नहीं करनी, ये सारे मुझसे हेट करते हैं, ये सारे लोगों को तो मतलब मर जाना चाहिए, ये डिजर्व ही नहीं करते कुछ। तो ये टाइप का उसका मेंटालिटी था। और उसने कैटेगरी बनाई थी कि 80% जो मर्द होते हैं उनसे लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती, बस 20% मर्दों से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, जो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं, एकदम बफ होते हैं, मस्कुलर होते हैं, अच्छे दिखते हैं, कमाते हैं, होशियार होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, व्हाट नॉट। पर मुझे कौन पूछेगा, राइट? ही वाज दैट काइंड ऑफ अ गाय। एंड उसका जो टाइप था was blonde लड़कियां, जो ना अमेरिका में सफेद बाल एंड ऑल दैट, ब्लॉन्ड एंड वाइट गर्ल, स्पेसिफिक टाइप था। तो हमेशा जो भी लड़के के साथ उसको कोई ब्लॉन्ड हॉट वाइट गर्ल दिखती थी, वो उस लड़के को भी हेट करता था, उस लड़की को भी हेट करता था। और अगर गलती से उसे कोई ऐसा लड़का दिख जाए जो उससे कम हाइट में, और वो अपने हाइट को लेके बहुत कॉन्शियस था, बहुत ज्यादा कॉन्शियस था, व्हिच इज वेरी नॉर्मल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मैं खुद भी अपने हाइट को लेके बहुत कॉन्शियस थी कि वो शायद आई एम वेरी शॉर्ट, और बहुत लोग होते हैं, व्हिच इज ओके। एक पॉइंट पे आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस चीज को, अगर आप जान पाते हो कि ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो इतना भी मतलब हाइट में कम नहीं था, ठीक है, मतलब वो 5, 6, 7 कुछ तो था, आई डोंट नो, हु केयर्स, नोबडी केयर्स, ही इज डेड बाय द वे। तो वो 5, 7 कुछ तो था। तो अगर उसको कोई ऐसा लड़का दिख जाए उससे कम हाइट में हो, और उसके हिसाब से उससे गंदा दिखता हो, उससे कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं दिखता हो, और उसके साथ अगर उसे कोई हॉट ब्लॉन्ड वाइट लड़के दिख जाए, तो उससे तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा हेट करता था। तो उसका ऐसा था कि अगर लड़के अच्छे दिखते तो उसे पसंद नहीं है, लड़के अच्छे दिखते तो उसे पसंद नहीं है, पूरे जो दुनिया जहान की लड़कियां ही उसे पसंद नहीं है, और जो लड़के उससे अच्छे नहीं दिखते और जो लड़कियां उनको पसंद करती है वो उनसे भी नफरत करता था, ठीक है। और फिर बाद में ही स्टार्टेड, लाइक उसकी जो नफरत थी वो इतनी बढ़ने लगी एक हद तक कि वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस होने लगा कि लोगों को मेरी पड़ी नहीं है, लोगों को मुझसे बात ही नहीं करनी। तो एक दिन वो स्टारबक्स में बैठा था एंड अपना कॉफी लिया उसने, बैठा है, और उसको लाइन में एक कपल दिखा। वो कपल अपना अपना कर रहे हैं, हग कर रहे हैं साथ में, बेबी आपको क्या चाहिए, यू नो, कपल थिंग्स। एंड दिस गाय गॉट पिस्ड फॉर नथिंग, लाइक वो अपना अपना ऑर्डर कर रहे हैं, ये बैठ के अपना अपना बेवड़े जैसा पी रहा है, ठीक है, उसको उनसे प्रॉब्लम हो रही है। अब वो दोनों अपना अपना ऑर्डर लेके बाहर जाते हैं, ये बंदा उनके पीछे जाता है। बाय द वे माइंड यू, वो दो कपल ने उसको देखा भी नहीं था, ना उससे बात की थी, उसके वो पीछे पीछे जाता है और उनके शरीर पे से कॉफी फेंक देता है। एंड
इतना फट्टू किस्म का आदमी था, क्योंकि वो जो दूसरा लड़का था उस लड़की के साथ, वो थोड़ा ऐसे मतलब बफर मस्कुलर था, तो वो डर जाता है एलियट, ठीक है, और एलियट लाइक पूरे 120 की स्पीड से अपने कार की तरफ भागता है, लाइक ये पीछे आएगा बंदा मेरे को मारेगा, वो अपनी गाड़ी लेके जाता है। बाय द वे और एक चीज, वो पता है कौन सी गाड़ी चलाता था? BMW, बाप रे, BMW। वाओ। And he was underprivileged according to him. उसके पास पैसा नहीं था, शायद पैसा होता तो लड़कियां उसके पास आती। He is so dumb, I tell you, बहुत खिसका हुआ आदमी है, ठीक है। और ऐसे कोई, और सबसे डरावनी चीज ये मुझे लगती है कि ऐसे दुनिया में बंदे हैं जो उसको हीरो मानते हैं। तो उसने एक बुक लिखी, मैनिफेस्टो लिखा, बाय द वे। मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि हम जैसे इलेक्शंस आते हैं तो सब सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लिखती है ना, कि हम ये करेंगे, राइट, हम 5 साल देश के लिए ये करेंगे। भाई साहब ने मैनिफेस्टो लिखा था, 140 पेज का मैनिफेस्टो लिखा था। और उस बुक को पढ़ के बहुत ऐसे लड़के हैं दुनिया में जो एलियट को अपना हीरो मानते हैं। That scares me, क्योंकि इस लड़के का कहना था कि मुझे सारी लड़कियों को मार देना चाहिए, कोई लड़कियां दुनिया में नहीं होनी चाहिए, ये उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, ठीक है। उस बंदे का यूट्यूब चैनल भी था जहाँ पे वो बहुत रैंट करता था कि वो लड़कियां ऐसी, लड़कियां वैसी, लड़के भी ऐसे, सब कुछ पागल है, इसको छोड़ के सब पागल थे। और उसका ऐसा कहना था कि सारी लड़कियों को मार देना चाहिए और कुछ लड़कियों को रखना चाहिए, वो भी जेल में, क्योंकि लड़कियां और कुछ डिजर्व नहीं करती, वो जानवर है। ये उसके शब्द है, लड़कियां कुछ डिजर्व नहीं करती, वो जानवर है, उनको सिर्फ ब्रीडिंग के लिए, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए रखना चाहिए, बाकी कुछ उनका काम नहीं है। और बाकी दुनिया में सिर्फ मर्द होंगे, और क्योंकि मर्दों को पता ही नहीं है संभोग होता क्या है, तो वो उस चीज को कभी क्रेव ही नहीं करेंगे, और फिर उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं होगी, एंड दैट विल बी परफेक्ट वर्ल्ड। वो एकदम मतलब अच्छी दुनिया होगी उसके हिसाब से। औरतों की वजह से उसकी लाइफ खराब है, औरतों की वजह से वो डिप्रेशन में है, पता नहीं किसका डिप्रेशन था इसको। और फिर एक पॉइंट ऐसे आया कि उसने मतलब YouTube चैनल पे बहुत ज्यादा भद्दी चीजें कहना चालू कर दी कि मुझे सबको मार डालना है, मुझे ये जो हॉट ब्लॉन्ड वाइट गर्ल्स हैं इनको मार डालना है, which was very scary। और उसके पेरेंट्स लेके stumbled upon his video कि उन्होंने उसका वीडियो देखा एंड they were like हमारा लड़का थोड़ा खिसका हुआ लगता है शायद से। तो उन्होंने पुलिस बुलाई अपने खुद के लड़के पे, एंड पुलिस जाती है, उसके दरवाजे पे खटखटाती है, और वो दरवाजा खोलता है, हाँ जी आइए बैठिए, मेहरबान, कतरदार। और पुलिस पूछती है कि भाई इसका मतलब क्या है, तो एलियट बोलता है कि नहीं वो तो बस YouTube का स्क्रिप्ट है मेरा, मतलब आई एम जस्ट एक्टिंग लाइक अ गाय जो लड़कियों से नफरत करता है, मैं नहीं करता लड़कियों से नफरत। अगर पुलिस उस दिन थोड़ी उसके घर की छानबीन करती, क्योंकि ये जो कंप्लेन थी वो किसी स्ट्रेंजर ने करी नहीं थी, ये उसके खुद के माँ बाप ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन करी थी वो वीडियो देखने के बाद। अगर पुलिस उस दिन थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करती उस घर को जहाँ पे वो रह रहा था, वो अकेला रह रहा था उसके रूममेट्स के साथ, 2 रूममेट्स थे उसके, दोनों चाइनीज थे। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो बंदा सिर्फ सेक्सिस्ट ही नहीं, रेसिस्ट भी है। Okay, he hates all ethnicities except white people, and he is himself half Asian. उसकी माँ जो है वो half Malaysian है, उसके dad white है, so he himself is half Malaysian. He's Eurasian or whatever. Still he hates every ethnicity except white men. अगर उस दिन पुलिस थोड़ी सी छानबीन करती, उनको दिखता कि उसके घर में बंदूकें थी, राइफल्स थी और बुलेट्स थी और बड़े चाकू थे जो उसने एक जगह पे रखे थे। थोड़ा देखती तो शायद वार्निंग मिल जाती और जो कुछ भी आगे होता है वो शायद ना होता। तो उसका मकसद sounds so weird, मकसद पूरा हुआ। तो उसका जो मकसद था वो था कि उसको हॉट लड़कियों को मारना है। अभी वो सारी लड़कियों को तो नहीं मार सकता दुनिया में जितनी है,
तो उसका ऐसा कहना था कि यूएस में सरोरिटी हाउस करके होता है, आप ऐसे सोच लो कि एक क्लब्स बनाती है लड़कियां और लड़के, जहाँ पे एक इंटरेस्ट जो भी लोगों का होता है, उस सेम इंटरेस्ट वाले लोग, मतलब सेम चाह रखने वाले लोग की, समझ लीजिए कि एक ग्रुप है जिसको फुटबॉल खेलना पसंद है या फिर बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो ऐसे लोगों का ग्रुप एक साथ आता है और एक जगह पे रहता है, ठीक है, उसको सरोरिटी हाउस बोलते हैं। तो आइला विस्टा में, आइला विस्टा इज वेयर ही वाज स्टडीइंग, वहां पे एक सरोरिटी हाउस था और उस सरोरिटी हाउस में अकॉर्डिंग टू हिम वो स्टॉक कर रहा था सारी लड़कियों को, और वहां पे सब लड़कियां हॉट ब्लॉन्ड वाइट थी, तो उसको उस सरोरिटी हाउस में सब लड़कियों को मारना था, उनका सर काटना था, और एक एक सर ले जाके हर सरोरिटी हाउस में रखना था, कॉलेजेस के अलग अलग सरोरिटी हाउस में, ताकि सारी लड़कियां डर जाए, और पता नहीं उससे क्या कंप्लीट होने वाला था, पर उसकी ऐसी सोच थी कि उसे ऐसा करना था, और लड़कों को भी मारना था जो अपेरेंटली वो 20% मर्द है जिनके पीछे लड़कियां पता नहीं जान ही दे देती है, प्यार में पड़ जाती है। ओ माय गॉड, अक्षय कुमार। वो 20% मर्दों को भी मानना चाहता था और सारी लड़कियों को भी मानना चाहता था, और ये सब करने के बाद ऑब्वियसली उस कावर्ड को, हिंदी में क्या बोलते हैं कावर्ड को, यू नो, जिसकी फटी पड़ी रहती है, वो खुद को मारना चाहता था, मतलब सुसाइड, ठीक है, ही वांटेड टू कमिट सुसाइड, वो खुद को खत्म करना चाहता था, प्रोबेबली आई विल सेंसर दोस वर्ड्स, वो खुद को खत्म करना चाहता था उसके बाद, क्योंकि उसको जेल में नहीं जाना था, इतना तो घबराए वो, मतलब इंसान था वो, कॉफी फेंका उन उस कपल पे, भाग के चला गया था कार में कि ओ माय गॉड मुझे मार देंगे, उसके बाद ये सब करके भी उसे मतलब खुद को खत्म करना था, ये उसका प्लान था, मास्टर प्लान। सो उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 23 मई को 2014 आइला विस्टा में वो ये सारे, उसका जो मतलब था डे ऑफ रेट्रिब्यूशन, जिसको उसने नाम दिया था, उस दिन को डे ऑफ रेट्रिब्यूशन दिया था। रेट्रिब्यूशन का मतलब होता है आजादी, एक तरह की आजादी, लड़कियों से आजादी। So stupid. Very strange. He was, I am telling you, he was so weird, so fucking weird, मतलब बहुत ज्यादा अजीब आदमी था वो, और इस आदमी को बहुत लोग अपना हीरो मानते हैं, which is what क्या scares देखा me. उन्होंने? पता नहीं उसमें क्या दिखता है, पता नहीं उसमें उसको क्या दिखता है कि वो हीरो मानते हैं, पर या हीरो मानते हैं, क्योंकि वो खुद को इंसेल बुलाता था। इंसेल का मतलब होता है इनवॉलंटरी सेलिब्रेट, मतलब सेलिब्रेट का अर्थ होता है जो लोग अपने लाइफ में संभोग नहीं करना चाहते, तो मॉन्क्स होती है, नन्स होते हैं, ये सारे लोग होते हैं जो एक वचन लेते हैं कि हम हमारे लाइफ में कभी संभोग नहीं करेंगे, हम फैमिली नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक पर्पस है जिसको हमें सर्व करना है, राइट? उसको वॉलंटरी सेलिब्रेट बोलते हैं। तो इनवॉलंटरी सेलिब्रेट्स मतलब उनको संभोग करना है पर उनके पास कोई है नहीं, दैट्स इंसेल बेसिकली। और इंसेल जो कल्चर है उन लड़कों का, ये प्रिडोमिनेंटली मेल्स है, अगेन नॉट ऑल मेन व्हाटएवर, बट ये प्रिडोमिनेंटली मेल कम्युनिटी है जो बोलती है कि लड़कियां हमें इज्जत नहीं देती, 80% मर्दों को इज्जत नहीं देती, बस 20% मर्दों के पीछे भागी पड़ती है। ऋतिक रोशन, सब ऋतिक रोशन है ना, मतलब लड़कियां तो शादी ही नहीं करती, लड़कियां प्यार में ही नहीं पड़ती किसी के, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझ में शायद कोई कमी होगी, मैं शायद गलत हूँ, शायद मैं लड़कियों को इज्जत ही नहीं देता इसलिए लड़कियों को मुझसे प्यार नहीं होता, शायद मैं किसी पर्सन को ही रिस्पेक्ट नहीं देता इसलिए कोई मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, ये नहीं सोचेंगे। वो सही है, सारी दुनिया गलत है, और ये सोच रखने वाले सिर्फ एलियट रॉजर नहीं, बहुत मर्द है ऐसे, इंडिया में है, यूएस में है, पूरी दुनिया में है। हाल फिलहाल में उस पे एक वेब सीरीज भी आई थी जो नेटफ्लिक्स पे बहुत, इट्स एन अमेजिंग सीरीज, नॉट स्पॉन्सर्ड ऑब्वियसली, कौन स्पॉन्सर करेगा अभी, बट एडोलेसेंस है उसका नाम, एंड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस इंसेल कल्चर। 14 साल का लड़का अपने एक क्लासमेट को मार डालता है, 14 साल का लड़का अपने क्लासमेट को मारता है चाकू से,
सो या डे ऑफ रेट्रिब्यूशन, कमिंग बैक टू दैट, उसने एक 140 पेज का मैनिफेस्टो लिखा था जिसमें उसने ये सारी चीजें लिखी थी कि मुझे इस दुनिया में ये करना है, वो करना है, मुझे दुनिया का राजा बनना है, शायद कोई मेरी इज्जत नहीं करता क्योंकि मैं उनसे ऊपर हूँ, मैं और कुछ डिजर्व करता हूँ, यू नो। और उसने अपना एक डे ऑफ रेट्रिब्यूशन बनाया था जिस दिन वो आइला विस्टा में जाके एक सॉरोरिटी हाउस में किलिंग्स करने वाला था, लोगों को खत्म करने वाला था। वहां पे जाता है, उस दिन वो अंदर नहीं जा पाता, ठीक है, सॉरी, डे ऑफ रेट्रिब्यूशन 23 मई 2024 को वो दिन था जब आइला विस्टा में वो अपने रूम में जाता है, अपने दोनों रूममेट्स को चाकू से मार डालता है, जस्ट बिकॉज जब वो उनके साथ रहता था तो वो अपने गर्लफ्रेंड्स के बारे में उससे डिस्कस करते थे। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, हम जब रूममेट्स होते हैं, हम जब किसी के साथ रहते हैं, हम अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। वो उनसे जलता था क्योंकि वो चाइनीज थे और चाइनीज लोगों से कौन प्यार करता है सिर्फ वाइट लोगों से प्यार किया जाता है, ये ऐसा उसका कहना था। तो उसने चाकू से उसके दोनों रूममेट्स को बेरहमी से खत्म कर दिया था। और उसी समय पे उन दोनों का, मतलब उसके रूममेट्स का एक दोस्त आया और उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बस वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गलत वक्त पे गलत समय पे वो आ गया था और एलियट ने उसको भी चाकू से मार दिया। वो करने के बाद वो बंदा बाहर निकलता है, पिज्जा खाता है। पिज्जा खाने के बाद वो आइला विस्टा के जो सॉरोरिटी हाउस में जहाँ पे उसे किलिंग्स करनी थी, खत्म करना था लोगों को, वहां पे जाता है और उसे कोई अंदर नहीं जाने देता बिकॉज इट्स ऑल गर्ल्स सॉरोरिटी हाउस, सो यू नो बॉयज आर नॉट अलाउड इनसाइड। तो वो उसे नहीं अलाउ करते, तो वो गाड़ी में बैठता है अपने और खुले सांड की तरह वो लोगों पे गोलियां दागने लगता है। वहां पे उसे 2 लड़कियां दिखती हैं चलते हुए उसी सॉरोरिटी हाउस से बाहर आते हुए, वो दोनों को हेडशॉट खत्म कर देता है। उसके बाद वो और एक लड़की को मारता है और उसके बाद वो एक और आदमी को मारता है जिसका कोई कसूर नहीं था। वो शायद पूरे रैम्पेज में चला गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। और उसने 6 लोगों की मौत की, 2 लड़कियां और 4 लड़के, एंड 14 लोगों को जख्मी किया था क्योंकि वो अपनी BMW में बैठ के रोंद रहा था लोगों के ऊपर और बहुत लोग इंजर हुए थे, 14 लोग इंजर हुए और 6 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग खत्म हो गए जस्ट बिकॉज उसको लग रहा था, ऐसा नहीं था कि लोगों से अटेंशन नहीं ले रहे थे। उसने बस अपने दिमाग में कहानियां बनाई रखी थी, बस कहानियां कि मैं अगर ऐसे करूंगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, सब कहानियां थी। उस कहानियों के बल पे उसने 6 मासूम लोगों की जिंदगी उनसे छीन ली थी। और फिर 14 लोगों को इंजर करने के बाद, जब ऑफ कोर्स इतना रैम्पेज हो रहा है, गन शॉट्स सुनाई दे रहे हैं, तो पुलिस को बुलाया गया था। उसने पुलिस पे भी गोली मारने की कोशिश की और फिर वो जाके एक बाइसिकल पे धड़क गया उसकी BMW में। गरीब था, बहुत गरीब था बेचारा। उसने खुद को मार दिया, उसने खुद को खत्म कर दिया गाड़ी में, पुलिस के आने से पहले, उसके पास पुलिस ने आने से पहले, क्योंकि इतना कावर्ड था वो इंसान कि उसको जेल में भी नहीं जाना था, वो सब सुनना भी नहीं था, अरेस्ट भी नहीं होना था। तो उसने खुद को खत्म कर दिया उसी बंदूक से जिस बंदूक ने 3 और लोगों की जान ली थी, बेकसूर लोगों की जान ली थी। एंड वो जो 140 पेज का मैनिफेस्टो है वो आज भी अवेलेबल है। उसके यूट्यूब वीडियोस थे जो टेक डाउन करे गए ये सब इंसिडेंट्स के बाद, बिकॉज बहुत वायलेंस था उसमें, नॉट
डायरेक्टली, बट वो जो बोल रहा था इट वाज वेरी वायलेंट। तो वो टेक डाउन करे गए हैं, पर कुछ स्निपेट्स यहाँ वहाँ वेब पे मिल जाएंगे आपको। बस यही कहना है कि अगर कोई इंसान बाहर ये वीडियो देख रहा है और उसे लग रहा है कि लोग उसे प्यार नहीं करते, लोगों को उसकी पड़ी नहीं है, शायद मदद मांगने की ज़रूरत है उसे, शायद लोगों से बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ इस कहानी में, इस सोच में इतनी गहराई में चले जाते हैं कि किसी को मेरी पड़ी नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और हम बस एक जगह पे पड़े रहते हैं, हम खुद कुछ एफर्ट नहीं लेते। शायद बाहर जाके बात करने की ज़रूरत है आपको, शायद खुद में झांकने की ज़रूरत है कि अगर लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो शायद मुझ में कुछ कमी तो नहीं है, और अगर रिजेक्ट कर भी रहे हैं तो मारना किसी को या फिर हार्म करना इज नॉट द ऑप्शन इन माय हम्बल ओपिनियन। सो we will be discussing a little bit about the 6 victims now. 6 लोग मारे गए उस रात, और कोई भी ऐसा नहीं था जिसने एलियट को कुछ किया था। उसका जो पहला विक्टिम था, जॉर्ज चेन, ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। बहुत सीधा साधा बंदा था, अपने काम से काम रखता था, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। जो उसके बाकी के 2 विक्टिम्स थे वो उसके रूममेट्स थे। इट्स सो क्रेजी कि अपने रूममेट्स को उसने ऐसे 2 सेकंड में समाप्त कर दिया। बट ये जो दोनों थे वो उसके साथ ही रहते थे, और ये दोनों भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे। तीसरी जो उसकी विक्टिम थी, जिसको उसने शूट किया आइला विस्टा में सोराइटी हाउस के सामने, वो थी केटी कूपर। वो बच्चों को पढ़ाती थी, स्पेशल एजुकेशन में थी। शी वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बट उस रात वो एलियट के नफ़रत के रास्ते में आ गई, एंड व्हाट हैपेंड फिर वेरोनिका वेस, शी वॉज गुड एट स्पोर्ट्स, वो स्ट्रॉन्ग थी, कॉन्फिडेंट थी, और एलियट को ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत थी। अगेन कुछ गलती नहीं थी उसकी, और उसने अपनी जान खो दी। हिज लास्ट विक्टिम क्रिस्टोफर, वो कॉफ़ी लेने गया था। हिज फैमिली वॉज प्रॉब्ली वेटिंग फॉर हिम कि कॉफ़ी लेके आएगा, एंड ही हैड नो कनेक्शन, नथिंग विद एलियट। बस एलियट का रेज उस समय पे इतना बढ़ चुका था कि वो सोच नहीं रहा था वो क्या कर रहा है, और उसने उसको भी गोली मार दी थी। ये सारे लोग हमारी तरह थे, पढ़ाई कर रहे थे, हंसते थे, प्लान बना रहे थे ज़िंदगी के लिए, लेकिन एलियट के अंदर की भरी हुई नफ़रत ने सब छीन लिया। तो जब हम एलियट रॉजर के बारे में बात करते हैं, उसके गुस्से और प्लान के बारे में बात करते हैं, तो इन मासूम लोगों को भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये कहानियाँ थी जो अधूरी छूट गई। So I hope you guys liked this video. Hope you enjoyed it. If you did, please consider liking the video, subscribing the channel, and I promise I will be back in the next week. See you then. Keep calm. Bye.